नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट पे कमेंट आ रहे कि टेंस ट्रांसलेशन का वन शॉट वीडियो आप कब अपलोड करेंगे सर। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत डिमांड पर मैं यह वन शॉट वीडियो तैयार करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो अच्छी बात है, जो लोग नए हो और अगले क्लास में गए हो, अगर आपका अगले साल बोर्ड एग्जाम है या फिर इसी साल आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप लोगों को इंग्लिश वीक है, ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आता, ट्रांसलेशन का टी समझ में नहीं आता, टेंस का टी समझ में नहीं आता, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का पीएफ नहीं समझ में आता, तो दोस्तों आप यकीन मानो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 1 घंटे की वीडियो में मैं आपको बैक बेंचर से टॉपर बना दूंगा। दोस्तों, बैक बेंचर से टॉपर बना दूंगा, जीरो से हीरो बना दूंगा। बस आप लोग मुझ पर एक बार विश्वास कीजिए, ठीक है। और हाँ, मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो या फिर मेरे व्यूज शायद उतने ना हो। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग बेहतर के तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं, तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, समझ लीजिए कि आपका आईक्यू लेवल चेक करके फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को गारंटी के साथ समझ में आ जाएगी। तो शुरू करता हूं बिना देर किए हुए, ठीक है। दोस्तों, ट्रांसलेशन में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रत्येक के कितने पार्ट होते हैं, ये आप लोगों को पता ही है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये सब बताकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वन शॉट वीडियो आपको देना है, वन शॉट वीडियो, प्रेजेंट टेंस पूरा, फ्यूचर टेंस पूरा और पास्ट टेंस पूरा। इसलिए मेरे पास उतना पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए मैं आपको जो 12 टेंस आपको बनाने होते हैं उसको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द या फिर केवल है शब्द आए, तो वहां पर भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो ये हो गई इसकी पहचान, ठीक है। आप लोग अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर केंद्रित करो, गारंटी के साथ समझ में आएगा। अब देख लेते हैं इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होता है, ठीक है। सेंटेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसको बनाने के जो हमारे रूल होते हैं, सबसे पहले हमको रूल को भी समझना होगा। तो हमारा जो प्रथम रूल होता है, फर्स्ट रूल, ही, सी, इट, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस ईएस जोड़ते हैं, ठीक है, यस या ईएस लगाते हैं। जैसे वह काम करता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही वर्क्स, ठीक है, ही वर्क्स, वह काम करता है। तो इसमें ही जो हमारा है वह हमारा एक वचन करता है, इसलिए हमने वर्क में यस शब्द को यूज किया है, वर्क में हमने यस को लगाया। अगर इसी के जगह पर होता मैं काम करता हूं, तो यहां पर मैं आई वर्क लगाता या वर्क लगाता, ठीक है। इसमें वर्क में यानी कि वर्क में हम यस या यस नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि आई हमारा बहुवचन है, या फिर वे काम करते हैं तो दे वर्क, इस प्रकार हमारा बन जाएगा। वर्क में हमको यस यस नहीं लगाना है, यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हुआ तो, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ही, सी, इट, एक वचनकर्ता के साथ हमें वर्क में यस या यस लगाना है, लगाते हैं हम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रूल दूसरे पर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा रूल है, आई, वी, यू, दे, बहुवचन के साथ हमको यस ईएस नहीं लगाना है वर्ब में, ठीक है। हमने अभी बताया कि अगर हो जाए कि मैं काम करता हूं तो आई वर्क रहेगा, हम वर्ब में यानी कि वर्क में यस ईएस नहीं लगाएंगे, या क्यों? क्योंकि यह बहुवचन है, ठीक है। वे काम करते हैं तो दे वर्क होगा, ठीक है। यहां पर हम यस ईएस नहीं लगाएंगे वर्ब में। तो ये दोनों रूल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम रूल थर्ड पे यानी कि हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप लगाने हैं हमको। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यह एक वचनकर्ता के लिए है, ठीक है, यह एक वचनकर्ता के लिए, पहले वाले के लिए, यह एक वचनकर्ता वाले के लिए स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अब यदि कर्ता हमारा बहुवचन हो, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप, ठीक है। इसमें हमको यस यस नहीं लगाने हैं वर्ब में, ठीक है। आप लोगों ने यह 3 रूल समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल आप 3 रूल समझ जाओ, उसके बाद आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और कुछ समझने आए हो यहाँ पर। आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आज हम इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो समझकर ही दम लेंगे, ओके।
अब देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल जो हमारा दिया हुआ है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। ठीक है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, ऐसा वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा। अब इसको ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। हमने आपको यही बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है शब्द आए, जिन वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आए, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो लिखा हुआ है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, तो वाक्य के अंत में ता हूं शब्द आया, तो यह हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा वही होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ आई, यानी कि मैं। तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब आई हमारा बहुवचन है, चूंकि हमारा जब बहुवचन है तो आई के साथ हमको वर्ब में यस यस नहीं लगाने हैं, और इसको बनाने के लिए हमको दूसरे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमको वर्ब अब ढूंढना है। ठीक है, तो वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा जाता हूं, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, जाना हमारा वर्ब हो गया, तो सिंपली हम लिख देंगे गो। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो का गो हमारा रहेगा, और हमको यस ईएस नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, विद्यालय, विद्यालय हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन भी ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी कमेंट पर ही वीडियो बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन टू लिख देंगे, आई गो टू। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट हमारा विद्यालय, तो विद्यालय का हम सिंपली लिख देंगे स्कूल। ठीक है, स्कूल लिख देंगे। अब हमारा अदर वर्ड क्या है, प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा अदर वर्ड है, तो प्रतिदिन का हम अंग्रेजी लिख देंगे डेली। ठीक है, डेली। इस प्रकार हमारा बहुत ही आसान तरीके से बन गया, और अंत में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, हम इस वाक्य बनाने के लिए मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको कहता हूं कि आप लोग ये स्ट्रक्चर और तीनों रूल जो हमने समझाए उसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, और गो हमारा वर्ब है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, और डेली हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, इस प्रकार हमने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले वाले पे। हमारा अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारे पिताजी दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तुम्हारे पिताजी दिल्ली में रहते हैं, वाक्य के अंत में ते हैं शब्द आया, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी, तो हम सिंपली लिख देंगे योर फादर। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है योर फादर। ठीक है, योर फादर। अब हमारा वर्ब है, वर्ब हमारा हो गया रहते हैं, रहना हमारा वर्ब है, तो सिंपली हम लिख देंगे लिव, LIVE, लिव हमारा वर्ब हो गया। अब तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे एक ही पिताजी है ना, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसमें वर्ब में यस ईएस लगाएंगे, तो हमारा लिव है, तो यहाँ पर हम यस लगा देंगे, लिव्स। ठीक है, अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है दिल्ली, तो इन दिल्ली, प्रीपोजिशन हमारा इन हो गया, और दिल्ली को हम दिल्ली लिख दे रहे हैं, और डी हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है, डी कैपिटल रहेगा, और अंत में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। तो तुम्हारे पिताजी दिल्ली में रहते हैं, तो योर फादर लिव्स इन दिल्ली। इस प्रकार हमारा दूसरा बहुत ही आसान तरीके से बन गया, और राइटिंग गंदी हो तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग थोड़ा अपने तरफ से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ। वे लोग पार्क में टहलते हैं। ठीक है, वे लोग पार्क में टहलते हैं, वाक्य के अंत में हमारा आया ते हैं, वे पार्क में टहलते हैं, वाक्य के अंत में हमारा आया ते है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वे लोग, तो हम सिंपली लिख देंगे दे। ठीक है, दे, दे मतलब वे हो गया या वे लोग, दोनों की अंग्रेजी केवल दे हम लिखेंगे। ठीक है, अब वर्ब, वर्ब हमारा होगा टहलना, तो टहलने की अंग्रेजी क्या होगी, वॉक होगी। ठीक है, टहलने की अंग्रेजी हमारा वॉक होगा, यस ईएस हम नहीं लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हमारा है पार्क, तो हम इन द पार्क लिख देंगे, इन द पार्क, PARK, पार्क। और हमारा जो इन या फिर टू है या प्रीपोजिशन, आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इन का, टू का, एट का प्रयोग कहाँ करना है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो तैयार कर देंगे। ओके, और अंत में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा बहुत ही आसानी से बन गया, वे लोग पार्क में टहलते हैं, दे हमारा सब्जेक्ट हुआ, वॉक वर्ब हुआ, इन द पार्क हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, अंत में फुल स्टॉप हमने लगाया। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने बनाया। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम लोग नदी के पास फुटबॉल खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। वाक्य के अंत में हमारा ता है शब्द आया है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, वाक्य के अंत में ते है शब्द आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है हम लोग, तो हम लोगों की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे वी। ठीक है, तो हम लिख देंगे वी। अब हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा खेलते हैं, खेलना हमारा वर्ब है, तो सिंपली हम लिख देंगे प्ले।
ठीक है, और यस यस नहीं लगाएंगे। अब क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया फुटबॉल, तो हम सिंपली लिख देंगे फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हमने लिख दिया। अब हमारा अदर वर्ड क्या, अदर वर्ड हमारा है नदी के पास, हमारा नदी के पास हमारा अदर वर्ड है, ये सब अदर वर्ड है। तो हम क्या लिख देंगे, नियर यानी ईयर, नियर ABOUT, अबाउट रिवर RIVER, रिवर। ठीक है, नदी के पास की अंग्रेजी होती है नियर अबाउट रिवर। तो हमारा सिंपली बहुत ही आसानी से बन गया, हम लोग नदी के पास फुटबॉल खेलते हैं, तो वी प्ले फुटबॉल नियर अबाउट रिवर। ठीक है, वी हमारा क्या सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, नियर अबाउट रिवर ये हमारा अदर वर्ड है। ओके, आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, अब हमारा अगला देखिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये भी हमारा बहुत आसान है। अंत में हमारा ती है शब्द आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा है इर्थ, तो सिंपली हम लिख देंगे द इर्थ EARTH, इर्थ हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए चक्कर लगाती है, चक्कर लगाना हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ, तो हम सिंपली लिख देंगे रिवोल्स REOVOLVES, रिवोल्स। ठीक है, ये हमने यस इसलिए लगाया क्योंकि इर्थ हमारा एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है सूर्य के चक्कर, तो सूर्य का चक्कर का अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, अराउंड द सन, AROUND, अराउंड द सन। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, ये हमारा द अर्थ सब्जेक्ट हो गया, रिवोल्व्स हमारा वर्ब हो गया, और अराउंड द सन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपली हमारा बहुत ही आसानी से बन गया। ठीक है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आप लोग गारंटी के साथ इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगा, बस आप लोग अंत तक वीडियो के बने रहे। ठीक है, और भूल कर भी स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को IQ लेवल चेक कर कर ही पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। ओके, अब देखिए हम आ चुके हैं निगेटिव सेंटेंसेस पर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस पर हम आ चुके हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको 101% समझ में आएगा। तो इसको जो बनाने के रूल होते हैं, सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वह होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ठीक है, इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, और अंत में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है, ये आप लोगों ने समझा, स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर जानना आपको लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और रूल सेकंड जो है, कभी नहीं की अंग्रेजी हमेशा नेवर लिखते हैं। ठीक है, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखते हैं, जैसे मैं कभी नहीं झूठ बोलता, आई नेवर टेल लाई। ठीक है, मैं कभी नहीं झूठ बोलता, आई नेवर टेल अ लाई। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे हमारा पहला ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं कभी नहीं झूठ बोलता, तो मैं कभी नहीं झूठ बोलता, क्या इसमें हम डज या डू का प्रयोग करेंगे, नहीं, इसमें हम डज या डू का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे, जैसे कि बोलता, अंत में ता आया है, समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वाक्य में नहीं शब्द आया है, यह निगेटिव सेंटेंसेस है, हम लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, अब हम इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है आई, तो सिंपली हम लिख देंगे आई। ठीक है, आई हमने लिख दिया सिंपली। अब देखिए नेवर, अब हम इसके बाद नेवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई नेवर, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज या डू के स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ सिंपली हम लिख देते हैं नेवर, NEVER, नेवर। अब देखिए झूठ बोलना, वर्ब हमारा क्या है, टेल अलाई। ठीक है, टेल, टेल मतलब होता है बोलना, टेल हमारा क्या है, वर्ब है, और अलाई हमारा ऑब्जेक्ट है, झूठ बोलना, झूठ हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो टेल ALIE, लाई, और अंत में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारा निगेटिव है, आई नेवर टेल अ लाई। ठीक है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और दोस्तों मेरा नेवर जो है ये टाइप का थोड़ा बनता है, इस पर आप लोग कंफ्यूज मत होइए, यह यन है। ठीक है, अब देखिए गणित वाले अध्यापक हमको नहीं मारते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गणित वाले अध्यापक हमको नहीं मारते हैं, हमारा और उनसे ज़्यादा व्यवहार है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य अंत में ते है आया है, तो यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नहीं भी आया है तो यह हुआ निगेटिव। ठीक है, यह निगेटिव सेंटेंसेज हुआ। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा हुआ गणित वाले टीचर, तो सिंपली हम लिख देंगे मैथ्स टीचर, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मैथ्स
टीचर, TEACHER, मैथ टीचर्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ टीचर्स। अब यहाँ पर हम नहीं आया है, निगेटिव आया है, तो यहाँ पर हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, मगर यहाँ पर बात हो रही है गणित वाले टीचर, ठीक है, यानी कि गणित वाले टीचर, ओनली मैथ टीचर, एक अध्यापक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। तो सिंपली हम लिख देंगे डज। अब निगेटिव है तो नॉट तो हमें लगाना ही पड़ेगा, तो डज नॉट। अब देखिए मारते हैं, मारना, पीटना या सजा देना, इन तीनों की अंग्रेजी एक होती है, वह होती है बीट। ओके, तो सिंपली हम लिख देंगे बीट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बीट। अब देखिए हमको, बीट मतलब पीटना होता है, ये हमारा हो गया वर्ब, और हमको, हम हो गए ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिंपली हम लिख देंगे अस, ठीक है, मैथ वाले टीचर हमको नहीं मारते हैं, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा मैथ टीचर्स डज नॉट बीट अस। ओके, मैथ टीचर हमारा सब्जेक्ट हुआ, डज नॉट ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, बीट हमारा वर्ब हुआ, और अस हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब ये दो एग्जाम्पल कराने के बाद हम पहुंचते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर अगर वाक इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, ठीक है, वाक अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमको नॉट लगाना है। ओके, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जब वाक क्या से शुरू हो तो उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, जब वाक क्या से शुरू हो, जैसे क्या तुम गांव में रहते हो, तो यह कैसा वाक हुआ, यह हुआ हेल्पिंग वर्ब टाइप का वाक्य, ठीक है, जो हमारा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। ओके, और एक होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, जैसे मोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम क्वेश्चन वर्ड टाइप के वाक्य। ओके, तो ये दोनों हमारा दो स्ट्रक्चर से बनेगा। तो पहले वाले के लिए पहला स्ट्रक्चर यानी कि डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाने हैं हमको, ठीक है। अब फुल स्टॉप नहीं रहेगा, अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हैं। अब देखिए जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड, इसको आप चाहे WH फैमिली बोले या फिर प्रश्नवाचक शब्द बोले या कुछ भी बोले, इसको हम WH फैमिली बोलते हैं। और प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ओके, अब हम इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमारा पहला ही एग्जाम्पल है क्या तुम गांव में रहते हो, ठीक है, क्या तुम गांव में रहते हो, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको हम पहले वाले फार्मूले से, पहले वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह प्रश्नवाचक शब्द है क्योंकि अंत में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है और वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी हम बनाने के लिए सबसे पहले डज या डू लगाएंगे। तो डज का प्रयोग कहाँ होता है, डू का प्रयोग कहाँ होता है, तो ही सी इट एकवचनकर्ता के साथ हमें डज का प्रयोग करना है, और आई यू वी दे बहुवचन के साथ हमको डू का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर कन्फर्म हो गया होगा। तो यहाँ पर तुम शब्द आया हुआ है तो तुम के लिए यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली लिख देंगे डू, और पहला जो हमारा अक्षर होता है वह हमेशा कैपिटल होता है, डू हो जाएगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट, डू का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे यू। अब देखिए रहते हो, रहने की अंग्रेजी क्या होती है, रहने की अंग्रेजी होता है लिव, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा क्या हो जाएगा वर्ब लिव, LIV लिव। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा गांव में, तो इन द विलेज हम लिख देंगे इन द VILLAGE विलेज, और अंत में प्रश्नवाचक शब्द हम लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्या तुम गांव में रहते हो, तो डू यू लिव इन द विलेज, ठीक है, सिंपली हमारा बन जाएगा, और यह डेली लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है। अब अगला देखिए एग्जाम्पल, क्या तुम्हें संगीत सुनना पसंद है, ठीक है, क्या तुम्हें संगीत सुनना पसंद है, अंत में है शब्द आया, प्रेजेंट टेंस हुआ और वाक्य से शुरू हुआ है, तो वह हेल्पिंग वर्ब टाइप का वाक्य हुआ, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तुम्हें है तो तुम्हें के लिए हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज होगा क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू, ठीक है, डू लिखेंगे, और हमारा सब्जेक्ट है तुम्हें, तो तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है, यू होता है, ठीक है। अब देखिए वर्ब हमारा है पसंद करना, तो पसंद करने की अंग्रेजी क्या होगी, लाइक होगी, तो सिंपली हम लिख देंगे लाइक। ओके, अब देखिए संगीत सुनना,
ठीक है। तो संगीत सुनना, सुनना का अंग्रेजी हियर्ड भी होता है और लिस्टन भी होता है, लेकिन जब हम संगीत सुनते हैं तो यहाँ पर हम हियर्ड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर लिस्टन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो संगीत हम ध्यान से सुनते हैं इसलिए यहाँ पर हम लिस्टन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम हो जाएगा लिस्टन। ठीक है, लिस्टन और सॉन्ग, SONG सॉन्ग, और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब देखिए डू यू लाइक लिस्टन संगीत, तो डू हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट हुआ, अब लाइक हमारा वर्ब हुआ, अब लिस्टन सॉन्ग यह हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, संगीत सुनना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए अगला वाला जो हमारा है यह हमारा कैसे बनेगा, मोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, अगला हमारा जो एग्जाम्पल है मोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब कौन सी कक्षा, ठीक है, कौन सी कक्षा, अगर इस तरह के वाक्य आते हैं तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी कक्षा, तो इसमें कौन सी जो हमारा है यह हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि यह विशेषता बता रहा है, कक्षा की विशेषता बता रहा है। तो हम इन तीनों की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे, कौन सी हमारा एडजेक्टिव है और यह हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो कौन सी कक्षा, इन तीनों की अंग्रेजी हम एक साथ लिखेंगे तो यह क्वेश्चन वर्ड में आएगा। तो कौन सी कक्षा की अंग्रेजी हमारी होती है विच क्लास, WHICH, विच CLASS क्लास। ठीक है, विच क्लास ये हमारा हो गया WH फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। अब मोहन, तो मोहन हमारा एक वचन करता है तो यहाँ पर हम सिंपली डज का प्रयोग करेंगे, DOES डज। ठीक है, विच क्लास डज, अब हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे मोहन। अब देखिए पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड भी होता है, पढ़ना का अंग्रेजी स्टडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टडी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रीड का मतलब अखबार पढ़ना जो कभी कभी पढ़ सकते हो, और स्टडी का मतलब रेगुलर आपको पढ़ना जाना है साल भर जब तक कि यह क्लास खत्म ना हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम स्टडी का प्रयोग करेंगे, STUDY स्टडी का प्रयोग करेंगे और अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो देखा आपने, सब कुछ बन रहा है इस दोनों स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बन रहा है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप लोग स्ट्रक्चर समझिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, आप लोग बड़े से बड़े वाक्य अंग्रेजी यूं चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो विच क्लास डज मोहन स्टडी, और अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, यह बहुत जरूरी है। अब अगला वाला देखिए, किसान पौधों को क्यों सींचता है। ठीक है, किसान पौधे को क्यों सींचता है, अंत में हमारा ता है शब्द आया है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और क्यों शब्द आया है बीच में, यह हमारा इंट्रोगेटिव हुआ, और किस टाइप का वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द का वाक्य, यह किस स्ट्रक्चर से बनेगा, यह दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। ठीक है, तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनेगा तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी होती है वाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई। ठीक है, अब देखिए किसान, यहाँ पर एक किसान की बात हो रही है तो इसलिए वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करेंगे, DOES डज। अब देखिए किसान, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ द फार्मर, द FARMER फार्मर। अब देखिए सींचते, सींचते की अंग्रेजी क्या होगी हमारी, वाटरिंग होती है, वाटरिंग मतलब हमारा सींचना होता है, WATERING वाटरिंग। ठीक है, और ING लगा हुआ इसका मतलब कंटिन्यूअस समझ लीजिएगा, वाटरिंग मतलब होता है सींचना। ठीक है, अब देखिए पौधों, तो पौधों में पानी डाल रहा है तो इन प्लांट हो जाएगा, इन PLANT प्लांट। ठीक है, और अंत में हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड लगेगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा देखिए अगला वाला, हम भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि जब वाक्य निगेटिव हो, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमको नोट लगाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है, इसमें क्या आप देखेंगे तो सिंपली हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा हम शब्द आया है तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे डू। ठीक है, वाई डू। अब हमारा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जो सब्जेक्ट हुआ वह हुआ वी, तो यहाँ सिंपली हम लिख देंगे वी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, प्रार्थना करना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रे। ठीक है, प्रेम। और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, भगवान से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गॉड, टू GOD, गॉड की अंग्रेजी हमारे साथ G कैपिटल रहेगा। ठीक है, वाई डू वी
प्रे टू गॉड, हम भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं, नहीं शब्द आया है तो यहाँ पर हम नॉट लिखेंगे, नॉट प्रे, ठीक है, नॉट लिख देंगे। वाई डू वी नॉट प्रे टू गॉड, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, डू हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, नॉट हम लगाएंगे क्योंकि यह वाक्य नेगेटिव है, प्रे वर्ब है, और टू गॉड यह हमारा ऑब्जेक्ट है, और टू हमारा प्रीपोजिशन है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो हम प्रीपोजिशन पर ही बना देंगे। अब देखिए, तुम समोसा क्यों खाते हो, ठीक है, तुम समोसा क्यों खाते हो, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लिख देंगे सबसे पहले वाई, ठीक है, वाई लिख देंगे। अब वहां पर हम लिखेंगे डू, क्योंकि यहाँ तुम शब्द आया, तुम हमारा बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डू। अब सब्जेक्ट हमारा होगा यू। अब देखिए खाना, तो खाने की अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। अब देखिए समोसे, समोसे की अंग्रेजी हमारा रिसोल होता है। आप लोगों को साथ पता ना हो और पता हो तो बहुत अच्छी बात है, RESSOLE, रिसोल, और अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं प्रेजेंट टेंस में आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि यहां तक कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहिए, मतलब देखते रहिए, इसको स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज है 15 अप्रैल, ठीक है। अगर यह वीडियो आप 15 अप्रैल से पहले देख रहे हैं तो आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं, ठीक है, क्योंकि हम नए बैच, यानी कि अप्रैल से जो आप लोग का एडमिशन हो गया है, जो आप नए क्लास में गए हैं, बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का सपना देख रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो हमने पहले टेंस ट्रांसलेशन, ठीक है, स्टार्ट कर दिया था। हम प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से पढ़ाकर खत्म कर चुके हैं और पास्ट टेंस भी पूरी तरह से पढ़ाकर खत्म कर चुके हैं। अब बारी है फ्यूचर टेंस की, ठीक है। मात्र आप लोग 1 घंटे मेरे साथ रहिए, फ्यूचर टेंस भी पूरी तरह से मैं खत्म कर दूंगा, ओके। तो प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो मैं बिना देर की वीडियो स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस वह टेंस होता है जिसमें कोई काम भविष्य में होगा, ठीक है, जिसमें कोई काम भविष्य में होगा, वह कार्य अभी हुआ नहीं है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। जब हम कोई काम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है, जैसे हम दिल्ली जाएंगे, हम BA करेंगे, हम BSc करेंगे, या फिर हम कुछ ना कुछ आगे भविष्य में करेंगे, हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, अभी हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं केवल, ठीक है, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, देखो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे और गे आदि शब्द आए उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि पहला रूल जो हमारा है, कल के लिए हम तुम्हारे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कल की अंग्रेजी यस्टरडे ना लिखकर हम टुमारो लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि आने वाले कल के बारे में हम बात करेंगे, तो यहां पर हम टुमारो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आई, वी, दे के साथ सेल का प्रयोग करना है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है, ठीक है। आई, वी और दे, इन तीनों के साथ हमको सेल का प्रयोग करना है, ओके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। जैसे कि सेंटेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव की तरफ, ठीक है बच्चों। और यकीन मानो दोस्तों, मैं आप लोगों को वीक से यानी कि 0 से लेकर हीरो ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। और खुद से प्रॉमिस करें कि पिछली वीडियो में जितना आपने हमें प्यार दिया है उससे भी ज़्यादा प्यार इस वीडियो में दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब देखो, हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हम कल सिनेमा जाएंगे, तो वाक्य के अंत में हमारा क्या आया है, गा शब्द आया है। इसका हमें ट्रांसलेशन बनाना, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में गा शब्द आया है, तो हमें पता क्या चला कि यह फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो वाक्य के अंत में हमारा गा शब्द आया,
ठीक है, तो हम इसको ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि वाक्य अंत में क्या आया, फिर उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वही होता है दोस्तों जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे हम कल सिनेमा देखने जाएंगे, हमारे बारे में ही कहा जा रहा है ना, तो इसलिए यहां पर हम हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी हम लिख देंगे, ठीक है, वी लिख देंगे। और अभी हमने ऊपर बताया कि आई वी दे के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहां पर हम सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सेल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जाएंगे, जाने की अंग्रेजी हमारी होती है गो, गो मतलब होता है जाना, तो हम यहां पर हम लिख देंगे गो, ठीक है। अब देखिए सिनेमा, तो हम क्या लिख देंगे, टू सिनेमा, CI यानी MA सिनेमा, ठीक है। अब देखिए कल, कल हमारा क्या है, कल हमारा अदर वर्ड है, तो सिंपली हम यहां पर लिख देंगे टुमारो, TOMRROW टुमारो, ठीक है। और अंत में हम लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है। दोस्तों यह हमने कैसे बनाया, आप लोगों ने अभी तक शायद ना समझा हो। देखिए हम कल सिनेमा जाएंगे, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमको यह स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर को सबसे ऊपर रखा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप, ठीक है। यही स्ट्रक्चर हमको समझना है और यह दोनों रूल समझना है। बड़े से बड़े फ्यूचर टेंस को आप यूं चुटकी बनाकर ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो प्रथम एग्जाम्पल है, हम कल सिनेमा जाएंगे, तो वी हमारा सब्जेक्ट हुआ और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सेल का प्रयोग किया, क्योंकि आई वी दे के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं। और वर्ब हमारा जाना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने गो यहां पर लिख दिया है, और टू प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट हमारा सिनेमा और अदर वर्ड हमारा तुम्हारो है, तुम्हारो ये हमारा अदर वर्ड है, और अंत में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इस प्रकार हमारा पहला बहुत आसानी से बन गया और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला क्या है, मैं अपना पाठ याद करूंगा, ठीक है, मैं अपना पाठ याद करूंगा। तो अंत में हमारा क्या शब्द आया है, गा शब्द आया है, ठीक है। तो यह कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक है। मैं अपना पाठ याद करूंगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा आई है, सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और आई वी दे के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे, हमने ऊपर बताया, तो यहां पर हम लिख देंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल लिख देंगे। और हमारा वर्ब यहां पर है याद करना, याद करना हमारा वर्ब है, तो सिंपली हम यहां पर लिख देंगे लर्न, ठीक है। यहां पर हम सिंपली लिख देंगे लर्न। अब देखिए अपना पाठ, अपना पाठ हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई के साथ जो हमारा अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई हो जाएगी, तो यहां सिंपली हम लिख देंगे माई लेसन, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे माई लेसन, ठीक है। अब देखिए मैं अपना पाठ याद करूंगा, आई से लर्न माई लेसन, यहां सिंपली हमारा बन गया और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आई हमारा क्या, आई हमारा सब्जेक्ट है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा सेल हेल्पिंग वर्ब है, और याद करना हमारा लर्न है, और माई लेसन या हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंपली हमको यही ऊपर वाला स्ट्रक्चर याद करना है, इसके बलबूते पर हम इजी से इजी तरीके से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अब देखिए बच्चे प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे, ठीक है, बच्चे प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। वाक्य अंत में क्या आया है, गे शब्द आया, कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा है बच्चे, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन, ठीक है। यहां पर लिख देंगे विल, ठीक है, विल। अब देखिए वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है लिखना, लिखना हमारा वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमको प्रयोग करना है, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे राइट, राइट मतलब हमारा होता है लिखना। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या लिखेंगे, तो पत्र लिखेंगे, तो हम सिंपली लिख देंगे आ लेटर, LETTER लेटर। अब किसको लिखेंगे, प्रधानाचार्य को, तो हम सिंपली लिख देंगे टू प्रिंसिपल, टू प्रिंसिपल। यहां पर हम क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप, सिंपली हमारा बन जाएगा। बच्चे प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे, द चिल्ड्रन विल राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए बंदर छत पर कूदेंगे, ठीक है, बंदर छत पर कूदेंगे, इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है बंदर, तो यहां पर हम सिंपली लिखेंगे बंदर, द मंकी, MONKEY मंकी। और बहुत से बंदर तो यहां पर हम यस लगा देंगे, और यहां पर बहुत से बच्चे थे तो यहां पर हम चिल्ड्रंस लिख देंगे, यस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा सेल का प्रयोग होगा या विल का प्रयोग होगा, तो आप लोग जानते हैं कि सेल का प्रयोग सिर्फ आई वी और दे के साथ होता है, तो सिंपली यहां पर हम लिख देंगे विल, ठीक है, विल। अब देखिए कूदना की अंग्रेजी क्या होती है, कूदने की अंग्रेजी होती है जंप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा जंप ही लिखा जाएगा, जंप्ड, ठीक है। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, छत पर, ठीक है,
छत पर हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ROOF रूफ, यहाँ पर हम लिख देंगे और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, बंदर छत पर कूदेंगे। ठीक है, वाक्य के अंत में हमारा गे शब्द आया तो कौन सा टेंस हुआ है हमारा, हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा बंदर है। ठीक है, और छत पे हमारा ऑब्जेक्ट है, कूदना हमारा वर्ब है। ठीक है, और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंपली हमने इस स्ट्रक्चर के उपयोग करके पूरा आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, और आगे भी नहीं हुई होगी, बस आप लोग अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए निगेटिव को हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, हम तालाब में कभी नहीं नहाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि कभी नहीं की अंग्रेजी जो हमारी होती है नेवर होती है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, तो हम तालाब में कभी नहीं नहाएंगे। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले वाक्य के अंत में क्या आया है हमारा गे, वाक्य के अंत में गे शब्द आया है तो कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसको हम ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा हम, तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करना है, तो सिंपली यहां पर हम लिख देंगे सेल। ठीक है, वी सेल। अब देखिए कभी नहीं की अंग्रेजी यहां पर हम क्या लिखेंगे, नेवर, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे नेवर। ठीक है, अब देखिए वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है नहाना, नहाना हमारा वर्ब है, तो सिंपली हम लिख देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाथ, BATH बाथ। ठीक है, अब देखिए तालाब में, तालाब में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इन द पॉन्ड, तो सिंपली हम लिख देंगे इन द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब होता है तालाब। ठीक है, तो अंत में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। बहुत ही आसान तरीके से हमारा बन गया, हम तालाब में कभी नहीं नहाएंगे। वी हमारा सब्जेक्ट है, सेल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और कभी नहीं यह नेगेटिव की पहचान है। ठीक है, बात हमारा वर्ब है, और इन द पॉन्ड यह हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ। वह आज स्कूल नहीं जाएगी, तो सिंपली हम इसको बनाएंगे से वह एक लड़की है। ठीक है, यहाँ पर जाएगी लिखा हुआ तो वह लड़की है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे सी। ठीक है, सी हम लिख देंगे। अब देखिए सी के साथ हमको विल का ही प्रयोग करना है, क्योंकि आई वी और दे के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल। ठीक है, विल का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि निगेटिव है तो यहाँ पर हमें नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जाएगी, तो जाएगी अंग्रेजी क्या होता है, गो, गो मतलब होता है जाना, और टू कहाँ जाएगी, स्कूल, स्कूल हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, SCHOOL स्कूल, और अंत में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। वह आज स्कूल नहीं जाएगी, तो सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और विल नॉट है हमारा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और गो हमारा वर्ब है, और टू स्कूल यह हमारा क्या है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए शिकारी हिरन को नहीं मारेगा। ठीक है, शिकारी हिरन को नहीं मारेगा, इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम अंत में देखेंगे क्या आया है, अंत में हमारा आया है गा। ठीक है, गा शब्द आया तो क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान। ठीक है, अब देखिए नहीं शब्द आया तो निगेटिव है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यह निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए, इसको ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या, तो सब्जेक्ट हमारा है शिकारी, शिकारी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो सिंपली हम लिख देंगे द हंटर, हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी होता है। ठीक है, हंटर मतलब शिकारी होता है। अब नहीं मारेगा, तो यहाँ पर मारेगा आया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे विल। ठीक है, अब निगेटिव है तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट। ठीक है, अब मारना, मारने की अंग्रेजी क्या होती है, किल, किल मतलब मारना। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे किल। ठीक है, यहाँ पर जो है छोटा लेटर रहेगा, किल। अब किसको मारेगा, हिरन को। ठीक है, तो लिख देंगे द डियर। ठीक है, द डियर, डियर मतलब क्या होता है, हिरन, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। शिकारी हिरन को नहीं मारेगा, द हंटर विल नॉट किल द डियर। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ इंट्रोगेटिव पर, और आप लोग कृपया बोर ना हो और वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, क्योंकि इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। तो देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए यह स्ट्रक्चर उपयोगी है। तो स्ट्रक्चर क्या है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अंत में क्वेश्चन वर्ड हमें लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, और तरह के वाक्य जिन वाक्यों में
प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द या WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड जो भी आप बोल सको, ठीक है, बीच में आता हो, ठीक है, उनके लिए यह स्ट्रक्चर WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड या जो भी आप बोलो प्लस विल या सेल, ठीक है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना तो बिल्कुल मत भूलेगा, वरना सारा वाक्य आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक वह होते हैं जिनमें क्या शब्द पहले आ गए हो, सबसे आगे क्या शब्द आया हो, जैसे क्या अध्यापक हमको नहीं मारेंगे या मारेंगे, ऐसा शब्द आए, यह स्ट्रक्चर उपयोगी है। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगाना वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, ठीक है, तो उनके लिए यह स्ट्रक्चर WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड या जो भी इसको आप कह लो प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने और आप लोग अंत तक बने रहोगे। क्या अध्यापक आज हमको मारेगा, ठीक है, क्या अध्यापक आज हमको मारेगा, अगर यही वाक्य आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप लोग कैसे बोलोगे? वाक्य के अंत में क्या आया है? गा शब्द। कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और वाक्य के पहले क्या आया है? क्या शब्द। तो हमें पता क्या चला? क्या यह इंट्रोगेटिव है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का उपयोग करने से पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा अध्यापक, तो अध्यापक के लिए हम विल का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे विल। विल। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है अध्यापक, तो सिंपली हम लिख देंगे द टीचर। विल द टीचर, ठीक है। अब हमारा वर्ब क्या है? वर्ब हमारा मारेगा। मारेगा हमारा वर्ब है, तो सिंपली हम लिख देंगे बीट। बीट मतलब पीटना, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि हिरन के लिए हमने किल का प्रयोग किया और यहाँ पर हमने बीट का क्यों प्रयोग किया? तो देखो दोस्तों, जब शिकारी हिरन का शिकार करेगा तो उसे बंदूक से भी मार सकता है, ठीक है, या फिर तीर से मार सकता है। लेकिन जब कोई टीचर हमको मारेगा तो सिर्फ स्टिक से मारेगा या हाथ से मारेगा, वो हमें जान से नहीं मारेगा। इसलिए यहाँ पर हम बीट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारा हमको, ठीक है, हमको, हम हुए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे अस, ठीक है, अस लिख देंगे, ठीक है। और अदर वर्ड हमारा क्या है? आज। तो आज की अंग्रेजी हमारा टुडे हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली टुडे और अंत में लगा देंगे क्या? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। क्या अध्यापक आज हमको नहीं मारेगा? विल द टीचर बीट अस टुडे, यह हमारा सिंपली बन जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, क्या तुम सचिन को देखने नहीं जाओगे? सचिन आज बीमार है, तुम देखने नहीं जाओगे उसको। तो इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो अंत में देखेंगे गे शब्द आया है, जाओगे। तो यह कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वाक्य के पहले आया है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाने से पहले हम देखेंगे तुम के लिए हमें विल का प्रयोग करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे विल, ठीक है। विल सब्जेक्ट हमारा है यू, तो सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे यू, ठीक है, विल यू। अब देखिए देखने, देखने की अंग्रेजी क्या होती है? सी, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे सी, सचिन। अरे रुको रुको भैया, यहाँ पर जो हमारा वर्ब होगा वह जाओगे, जाओगे हमारा वर्ब होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमको कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए विल यू, यहाँ तक सब्जेक्ट हमारा सही है। अब देखिए हमारा जो वर्ब होगा वह हमारा गो होगा, जाना होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे गो टू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गो टू लिख देंगे, ओके। यहाँ पर हमने लिख दिया गो, गो मतलब जाना, यही हमारा वर्ब हुआ। तो क्या लिखा हमने? विल यू गो टू। अब देखिए सी, यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे सी, हमारा वर्ब क्या हुआ? गो टू सी हमारा वर्ब हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या? सचिन, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे सचिन, SHICEN, सचिन, ठीक है। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ हमारा सिंपली इस प्रकार बनेगा। और वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आया है, ठीक है, वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है, तो सिंपली यहाँ पर एक नीचे नोट दिया हुआ है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव शब्द हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नोट लगाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा यू है और वर्ब हमारा गो है, तो यहाँ बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे। सिंपली हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, NOT, नॉट। नॉट मतलब नहीं हो जाएगा, ओके। क्या तुम सचिन को देखने नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू सी सचिन, और अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब देखिए हम उस वाक्य की तरफ बढ़ते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, ठीक है। अब देखिए उसकी सहायता कौन करेगा? अगर ऐसे वाक्य को आपको इंग्लिश में बनाना हो, बोलना हो, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आया, तो गा शब्द आया है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ।
अब देखोगे आपकी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, यानी कि कौन बीच में आया है, तो इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करोगे, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग इस्तेमाल करोगे। WH फैमिली प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और अंत में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। क्या लगाओगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो देखिए उसकी सहायता कौन करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु मतलब होता है कौन, तो यहां पर हम लिखेंगे हु। अब देखिए आपकी अंग्रेजी तो यू के साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे विल। ठीक है, अब देखो विल लिखने के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा हुआ उसकी। ठीक है, तो उसके की अंग्रेजी क्या होती है हमारी, ही मतलब होता है उसका, तो यहां पर हमने लिख दिया ही। ठीक है, अब हमारा वर्ब क्या हुआ, वर्ब हमारा होता है सहायता करना, तो सहायता करने की अंग्रेजी क्या होगी, हेल्प, तो यहां पर सिंपली हम लिख देंगे हेल्प। ठीक है, अब यहां पर अंत में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो यहां पर सिंपली हम लिख देंगे उसकी सहायता कौन करेगा, हु विल ही हेल्प। ठीक है, तो इतने आसानी से हमारा बन गया। अब देखिए वह कौन से कमरे में ठहरेगा, वह कौन से कमरे में ठहरेगा, वाक्य अंत में गा शब्द आया, फ्यूचर टेंस हुआ। ठीक है, इंडेफिनिट हुआ। अब कौन से कमरे, जब वाक्य में इस प्रकार के शब्द आए कौन से कमरे, तो कौन से ये हमारा एडजेक्टिव होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। कौन से कमरे में ठहरोगे, आप एसी वाले कमरे में ठहरोगे, आप छोटे कमरे या बड़े कमरे या किसी कमरे में ठहरोगे, तो यह इसकी विशेषता बताता है, इसलिए इन तीनों की अंग्रेजी हम एक साथ लिखते हैं। तो कौन से कमरे, तो यहां पर हम लिखेंगे विच रूम। ठीक है, विच रूम, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे विच रूम, या यम है दोस्तों। ठीक है, यह यम है विच रूम। अब फिर उसके बाद विल, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, विल। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही मतलब वह। अब ठहरने की अंग्रेजी क्या होता है, स्टे होता है, STAY।